हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। तो हमने इसके 2 वीडियो देख चुके हैं। एक वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके हैं और दूसरे वीडियो में हम इसका एक वीडियो कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारे नए राजवंशों का उदय। तो अब हमने देखो ये तो देख लिया था कि जो राजवंश हैं ये कैसे इस्टेब्लिश हुए थे। अब इनको चलाने के लिए कि ये जो राजवंश स्थापित हुए थे, नए राजवंश जो हमने बना दिया, अब इनको चलाने के लिए राज्य का प्रशासन तो देखना पड़ेगा ना कि इसमें अब शासन कैसे करें, वो चलाएं कैसे। तो ये जो नए राजवंशों का उदय हुआ था तो यहाँ इनको चलाया कैसे गया था, या इन नए जो राज्य थे इनका प्रशासन किस टाइप का था, किस तरह से मतलब राजा इस प्रशासन को चलाते थे, यहाँ पर कौन लोग रहते थे, क्या काम करते थे, किस तरीके का यहाँ पे काम था, राजा का जो कहाँ से उनको धन आता था, उसका रिसोर्स क्या थे वो। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे। नेक्स्ट, राज्यों में प्रशासन की जो राज्य थे या जो ये नए राजवंशों का जो उदय हुआ था तो वहाँ पर प्रशासन कैसे चला, मतलब वहाँ की जो राजाएं थी उन्होंने शासन किस तरह से चलाया था, उनके रिसोर्स क्या थे। तो इन नए राजाओं में से कई राजाओं ने क्या किया, महाराजाधिराज जैसे त्रिभुवन चक्रवर्तन और इसी प्रकार की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। कि जो राजाएं थे इस टाइम के उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी उपाधियां मतलब धारण की थी। जैसे महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का भी राजा, मतलब राजाओं के ऊपर भी कोई जो राजा होता है, मतलब एक तरह से जिसे हम सम्राट कह सकते हैं वो। फिर कुछ अपने आप को ये उपाधि भी दिलवा लेते थे, जैसे त्रिभुवन चक्रवर्तन मतलब 3 भुवनों का स्वामी। मतलब जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि 3 लोक हैं, जो आपका पाताल लोक, धरती लोक और आपका एक स्वर्ग लोक। तो उन सब में मतलब उन सब का स्वामी, एक तरह से उन सब का मालिक या उन सब का राजा त्रिभुवन। तो इस टाइप की जो उपाधियां, अब ये उपाधियां कब मिलती थी, जब वो ऐसा कोई बड़ा काम करते थे तब। और इसी प्रकार की अन्य भारी भरकम उपाधियां क्या करते थे, धारण करते थे। हालांकि कुछ चीजें तो कहते हैं ना मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान लाइक दैट, वैसा कुछ था, क्योंकि ये अपने आप को प्रशस्ति वगैरह में उनमें मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के ही लिखवाते थे, अपनी डिटेल जो लिखवाते थे या कहें अपनी तारीफें ज़्यादा करवाते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अब आप देख रहे हो उपाधियां तो ऐसी धारण कर रहे हैं, लंबी लंबी तगड़ी धाड़ी। जैसे आपने देखा महाराजाधिराज बन गया, राजाओं का भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तन मतलब तीनों लोक में मतलब जो राजा। उपाधियां तो बहुत बड़ी बड़ी ले ली, लेकिन क्या है उसके बावजूद भी, इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद भी उन्हें क्या करना पड़ता था, जो सामंत होते थे, किसान होते थे, व्यापारी होते थे, ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों के जो संगठन होते थे उनके साथ इनको क्या करने पड़ता था, कॉम्प्रोमाइज या कहें सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती थी या सत्ता को बांटना पड़ता था। अब ऐसा क्यों था कि भाई वो तो राजा था, क्या जरूरत पड़ी थी उसे इस तरह की मतलब सत्ता बांटने की। तो इसके भी कई सारी वजहें थी। एक्चुअल में क्या था, उन्हें तो प्रशासन चलाना था। अब प्रशासन चलाना इतना आसान तो है नहीं, उसे सेना की, आर्मी की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर बाकी और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किस तरह से करेगा, तो और इतने पूरे उस पर एरिया पे या कहें अपने जो उसके एरिया में अगर बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो सब पे नज़र तो रह नहीं सकती राजा की। तो क्या करेगा, वो जो पावरफुल जो किसान हैं या कहें जिनके पास पैसा था वो वाले किसान या सामंत होते थे, उनको मतलब उनको बांट देता था ये प्रशासन चलाने के लिए, उनसे हेल्प लेता था, कभी सेना की, कभी उन्हें कर इकट्ठा करने के लिए काम दे देता था। फिर उसके बाद क्या करता था, उनसे वो ले लेता था, मतलब टैक्स वगैरह ले लेता था और उनको काम दे देता था। तो इन सभी राज्यों में उत्पादकों
अर्थात किसानों, जो उत्पादक कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मतलब जो प्रोडक्शन का काम करते थे, उत्पादक कौन थे, जो उत्पादन का काम करते थे। अब इन उत्पादन में उत्पादन का मतलब सिर्फ एक किसान से नहीं, उत्पादन का मतलब है आप कोई चीज बना रहे हो तो भी आप उसका प्रोड्यूस तो कर रहे हो ना उस चीज को, तो उसके उत्पादक ही कहलाए आप। तो यहाँ सिर्फ उत्पादक से मतलब सिर्फ किसान से नहीं है, यहाँ पे और बाकी के, अगर आप कोई कपड़ा बनाने का काम करते हो तो भी आप एक क्या हो, प्रोड्यूसर हो। अगर आप पशुपालक हो तो भी आप दूध वगैरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी आप क्या हो, प्रोड्यूसर हो। यहाँ पर प्रोड्यूसर से मतलब या उत्पादक से मतलब सिर्फ किसान से नहीं है। तो अब राजा क्या करता था, इन उत्पादकों से हेल्प लेता था, जैसे आपके किसान हो गए, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे, या इनसे वो रिसोर्स इकट्ठा करते थे। अब वो किसान से क्या करेगा, अनाज इकट्ठा करेगा, पशुपालकों से पशुओं से जैसे दूध वगैरह या जो भी है पशु इकट्ठा करेगा, कारीगरों से जैसे उसे कुछ बनवाना है। अब वो किस टाइप का कारीगर है, घर बनाने वाला है या फिर कुछ और बनाने वाला है, तो वो उसी हिसाब से रिसोर्स उससे प्राप्त करेगा। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। ये जो भी लोग थे, ये उत्पादक थे, इनका एक हिस्सा मतलब उन्हें त्याग करने के लिए बोला जाता था या उसके लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, एक तरह से कहेंगे मजबूर किया जाता था। कि जैसे मान लो मैं किसान हूँ तो मेरी उपज का जो आधा हिस्सा है मैं राज्य को दूंगी, मतलब ये मुझे मजबूर किया जाएगा कि टैक्स के फॉर्म में दूँ या कैसे भी दूँ, लेकिन आधा हिस्सा मैं राजा को दूंगी। उसके बाद अगर मेरे पास पशु हैं, मैं पशुपालक हूँ, तो भी मतलब उससे जो प्रोडक्शन मेरे पास हो रहा है, उत्पादन जो हो रहा है, दूध दही या जो भी है, तो मैं उसको राजा को दूंगी। कारीगर हूँ तो उस हिसाब से दूंगी। तो उन्हें त्यागने के लिए मतलब उसका एक हिस्सा है, ये आधा तो नहीं, मतलब एक हिस्सा जो भी फोर्थ थर्ड या जो भी है, जिस हिसाब से वहाँ का अरेंजमेंट किया गया था, उसी हिसाब से त्यागने के लिए क्या उनको मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगाकर जो है, कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर क्या है, वसूल किया जाता था। कभी कभी जो ये हिस्सा दिया जाता था, मतलब ये जो किसान कारीगर वगैरह ये देते थे, उसको लगान मानकर, लगान मतलब टैक्स मान करके भी वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो इसे ले रहा था वो क्या कहता था, खुद को भूस्वामी कहता था कि भाई मैं भूस्वामी, मुझे लगान या टैक्स इकट्ठा करने का काम दिया गया है, वो उसका दावा करता था। और राजस्व जो है व्यापारियों से भी लिया जाता था, कि मतलब जो टैक्स है वो व्यापारियों से भी लिया जाता था, जबकि ऑब्वियस सी बात है व्यापारियों पे से तो खुद पे ज़्यादा मिलेगा उन पे। अब ये हमारे क्या है आपके अब वो टैक्स क्या क्या हो सकते थे वो, अब आप यहाँ देखोगे कि आपको 400 प्रकार के टैक्सों का वर्णन मिलेगा। 400 प्रकार के, जैसे अब ये 400 प्रकार के कैसे हो सकते थे, अब पूरे के पूरे 400 तो हम पढ़ नहीं सकते, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट टैक्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप सोचो किसी राजा के राज्य में 400 टाइप के अगर टैक्स लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास इनकम की तो कमी नहीं होगी। इन 400 जगहों से अगर उनको एक ही इंसान अगर 400 टैक्स पे कर रहा है तो उसके पास इनकम की तो कमी होनी नहीं है। तो ये टैक्स कौन से थे, कहाँ पर, तो ये ज़्यादातर जो है आपके तमिलनाडु वाला जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ पर ये टैक्सेस लगाए गए थे 400 टाइप के। तो ये कौन कौन से थे इनको हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, ओके इसी को पढ़ते हैं। चोल वंश था आपके तमिलनाडु में, वहाँ पर ये चोल वंश में क्या है, ये टैक्सेस लगाए गए थे 400 टाइप के। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। कि जो हमें तमिलनाडु, जो आज का टाइम का तमिलनाडु है जहाँ पर चोल वंश का शासन था, वहाँ से जो हमें अभिलेख मिले हैं उसमें विभिन्न किस्म के मतलब विभिन्न टाइप के हमें करों के लिए मतलब 400 से ज़्यादा जो सूचक शब्द, मतलब जो सूचक मतलब जो हमें सूचना दें या इंडिकेट करें, ऐसे शब्द हमें 400 शब्द मिले जिनसे हमें ये आइडिया लगता है कि वहाँ 400 टाइप के करों की बात की गई है। सबसे अधिक जो उल्लेखित है वो आपके कर हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या जो ज़्यादा बार वहाँ पर उल्लेखित किए गए होंगे, तो वो थे, एक तो कर था बेटी। बेटा ये जो है इम्पोर्टेंट हैं, वन लाइनर आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर बनते हैं यहाँ से।
और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, तो इसको ध्यान से पढ़े और अंडरलाइन जरूर करें। तो जो सबसे अधिक उल्लेखित हैं वो है कर है, एक तो बेट्टी कर था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब जो आप कैश पे नहीं करते थे, उसको नगद नहीं देते थे, आप क्या करते थे, श्रम के रूप में। अब श्रम का मतलब ये थोड़ी ना था कि उसको पकड़ लिया जाता था, राजा से ले आता था कि भाई राजमहल में काम करो। श्रम का मतलब वो मतलब श्रम मतलब इट मीन्स उससे जैसे कोई रोड बन रही है, पब्लिक रोड वगैरह, कोई मंदिर वगैरह बन रहा है, या महल में भी कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो उसे श्रम मतलब बिना पैसे के काम करने के लिए बोला जाता था, या श्रम दान देने के लिए बोला जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था उससे, या हम कहें नगद देने की बजाय उससे जबरन काम करवाया जाता था। तो ये भी एक कर का फॉर्म था या टाइप था। यानी जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। ये जबरन श्रम और कदमाई ये सारे क्या थे, भू राजस्व थे, या हमें टैक्स कह सकते हैं इनको। अब मकान पर छाजन डालने पर जो छाजन डालते थे, डालने पर भी लगान लगने वाला कर, एक कर वो था जो मकान पर छाजन मतलब छत डालने का, जो मकान पर अगर आपकी मकान बना रहे हो और उस पर छत डाल रहे हो, तो उसके लिए भी आप घर बना रहे हो, सोचो कितनी अच्छी बात है, लेकिन टैक्स पे करना पड़ेगा आपको राजा को कि भाई मेरी छत पे घर पे छत डल रही है और इसके लिए ये कर है और ये आप पे करोगे। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी लगने वाला कर, कि अब वहाँ पर देखो साउथ में आप देखोगे खजूर के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनमें तोड़ने के लिए तो भाई ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए जो सीढ़ी यूज होती थी खजूर के पेड़ पे चढ़ने के लिए या ताड़ के पेड़ पे चढ़ने के लिए, जो सीढ़ी के लिए इस्तेमाल में लगने वाला कर भी, मतलब ये भी एक टाइप का कर था कि आप वो सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति का अधिकार हासिल करने के लिए भी लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है कि जो अगर मान लो जैसे आपके जो फादर वगैरह हैं वो मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें अपने बच्चों का हिस्सा दे रहे हैं, जैसे आपको हिस्सा दे रहे हैं, तो जो आप हिस्सा एक्सेप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, उसमें से उसका हिस्सा आपको उसका हिस्सा आपको राजा को देना पड़ेगा। किस रूप में, टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा, कि भाई आपके पास अगर पैसे भी आ रहे हैं तो वो भी आपको राजा को देना पड़ेगा। वही पहले तो काला धन इकट्ठा नहीं करने देता था राजा। तो ये हमने 400 प्रकार के करों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब 400 तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन जो मेन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आपका साउथ में 400 टाइप के क्या हैं, आपके टैक्स पे करने पड़ते थे। अब 400 तो बहुत सारे होते होंगे, थोड़े थोड़े करके, मतलब कुछ हर चीज़ पे लगाया जाता होगा। आगे वही हमारा पैराग्राफ कंटिन्यूएशन में आ जाता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। कौन से संसाधन, जैसे आपका किसान हो गया, कारीगर हो गया, ये आपका जो रिसोर्स प्रोवाइड करवाते थे, वो संसाधन क्या होते थे, राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार होते थे। मतलब उसका बेस होते थे, धन का या वित्तीय आधार होते थे बेस, एक तरह से कि भाई अगर उसे अपना राज्य चलाना है तो आपको मतलब ये सारे रिसोर्स अपने पास रखने पड़ेंगे, या एक तरह से कह सकते हैं पैसों की जरूरत पड़ेगी, और यही जो प्रोड्यूसर होते थे या उत्पादक होते थे वही देते थे उन्हें। साथ ही साथ मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। अब जो राजा है, देखो राजा तो बन गया, अब राजा को हर किसी की जरूरत का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्यों ये रिसोर्स लेता था, तो उसी रिसोर्स से क्या है, हमें जो उनकी पब्लिक होती थी, जनता थी, उसको फैसिलिटी वो देता था। तो यही रीज़न था कि उसे जो उसका वित्तीय आधार है वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अगर कोई अकाल वगैरह पड़ जाए तो भी हेल्प करें खजाने से, मतलब इस तरह से, या वैसे भी नॉर्मली कोई गरीब है या किसी टाइप से तो भी आपको हेल्प करना है। साथ ही साथ कोई मंदिर बनवाना है या कोई किला बनवाना है, उसके निर्माण में भी ये सारी चीज़ें या प्रोड्यूसर के द्वारा ये दिए जाने वाले रिसोर्स क्या है, यूज़ होते थे या संसाधन यूज होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनी रहती थी। अब देखो जो राजा महाराजा क्या होते थे कि मतलब जैसे ये एक तरह से ये राजा का राजवंश है और इसके साथ में ही कोई और दूसरा राजवंश है, अब यहाँ पर ये अटैक कर रहा है,
तो अगर अटैक कर रहा है तो उसके लिए भी जो युद्ध लड़ने के लिए भी क्या है, उसे धन की ज़रूरत पड़ती थी या इन रिसोर्सों की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे आपको आर्म व्यापारियों से पैसे वगैरह हैं, मतलब आपको कारीगरों से जो भी और चीज़ें हैं, और किसानों से अनाज की, मतलब जो आपके आर्मी है, सेना है, उसके लिए फैसिलिटी देने के लिए, तो ये सारे रिसोर्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो। तो इनका इस्तेमाल होता था युद्धों में लड़ने के लिए, उनकी लूट की शक्ल में। उन्हें पता था कि हम युद्ध लड़ेंगे, हम अगर जीत गए तो लूट करेंगे वहाँ से जो हमें मिलेगा, कि यहाँ पर इस देश पर अगर मैंने साथ वाले जो राज्य है उस पर अटैक किया, यहाँ मैं मतलब मैं जीत गया, तो मैं यहाँ लूट करूँगा, तो यहाँ से जो धन मिलेगा, यहाँ इसकी जो ज़मीन मिलेगी जिस पर अधिकार मेरा हो गया, इसका कोई व्यापारिक रास्ता है उस पर भी मेरा कंट्रोल हो जाएगा, कि अब भाई कोई दूसरा देश इधर आके क्या करेगा, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, इस रास्ते से गुजरेगा, तो भी इसका क्या है, जो व्यापारिक मार्ग है अब मेरे कंट्रोल में है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका प्रयोग करूँगा। तो इन संभावनाओं के तहत वो क्या करते थे, इन रिसोर्सों का इस्तेमाल करते थे कि ये सारी चीज़ें हमें युद्ध में मिल जाएंगी, लड़ेंगे तब, तो ये रिसोर्स वो लोग यूज़ करते थे। राजस्व वसूली के लिए भी पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, कि जो कर इकट्ठा करने का काम है वो भी उन लोगों को दिया जाता था जो ज़्यादातर मतलब राजाओं के करीबी होते थे, परिवार वाले, फैमिली वाले, या जिनके पास पावर होती थी, पैसा होता था, उन लोगों को ही ये काम सौंपा जाता था, उन परिवारों को ये काम दिया जाता था, किसका, कर इकट्ठा करने का। अब वो लोग मर जाएंगे तो कौन कर इकट्ठा करेगा, कि भाई दे तो दिया उनको काम, अब वो पूरे मतलब अमर तो है नहीं, मरेगा तो वो भी, तो उनके बाद कौन काम करेगा, तो प्राय ये वंशानुगत होती थी। ये जो काम सौंपा जाता था एक फैमिली को, वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब आज आप काम करो, कल आपका बेटा करेगा, हो सकता है अगली बार आप उसका भाई करे, या फिर उसका और जो भी कोई है, तो आपके फैमिली में से आपका भाई भी कर सकता है। मतलब एक तरह से उन्हीं के फैमिली वाली चेन चलेगी एक तरह से। तो ये वंशानुगत भी होता था, मतलब कर इकट्ठा करने का काम या टैक्स इकट्ठा करने के बाद। सेना में भी ऐसा ही होता था, आर्मी में भी ऐसा ही होता था, वो अपनी फैमिली की आर्मी चलती चली जाती थी। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, कि जो बड़े बड़े ओहदे होते थे या पद होते थे उन पर उनके राजा के संबंधी, कोई उसका जीजा हो गया, कोई उसका साला हो गया, कोई इस तरह से, मतलब उन्हीं के मामा वगैरह जो भी हैं उनके रिलेटिव्स ही ज़्यादातर उन ओहदे पर होते थे, या राजाओं के सगे संबंधी उन ओहदे पे होते थे। तो ये हमारा जो टॉपिक है राजवंश का, प्रशासन कैसे होता था इन राज्यों का, वो हम देख चुके हैं कि राजा कैसे प्रशासन चलाता था, उसके रिसोर्स कहाँ से आते थे, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा हमारा जो प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की, जो प्रशस्तियाँ क्या होती थी और भूमि का अनुदान कैसे किया जाता था। अनुदान मतलब दान। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।